जय हिंद विद्यार्थियों। आज की हमारी कहानी है मलबे का मालिक। इसके लेखक हैं मोहन राकेश। मलबे का मालिक कहानी मोहन राकेश द्वारा रचित एक प्रसिद्ध कहानी है। यह कहानी भारत पाक विभाजन की त्रासदी का मार्मिक चित्रण प्रस्तुत करती है। यह कहानी तात्कालिक जीवन के यथार्थ अभिव्यक्ति कही जा सकती है। इस कहानी में जहाँ एक तरफ भारत विभाजन के समय फैली सांप्रदायिक हिंसा और संवेदनहीनता का वर्णन करती है, वहीं दूसरी तरफ लोगों के हृदय में विद्यमान मानवता के तत्व की झलक भी दिखला जाती है। मलबे का मालिक कहानी एक यथार्थवादी कहानी है जिसमें आदर्श की झलक स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। भले ही रखा पहलवान अपने अपराधों की क्षमा याचना नहीं करता, लेकिन बलशाली होते हुए भी बूढ़े गनी मियाँ के सामने वह निर्बल और असक्त अनुभव करता है। भले ही गली मोहल्ले के लोग स्पष्ट रूप से गनी मियाँ का समर्थन नहीं करते, न ही स्पष्ट रूप से उसके लिए खेद व्यक्त करते हैं, लेकिन रखा पहलवान के प्रति अनादर का भाव अवश्य रखते हैं। यही कारण है कि कहानी के अंत में रखा पहलवान को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में दिखाया गया है जो अपना सब कुछ खो बैठता है और केवल एक मलबे का मालिक बनकर रह जाता है। तो आइए विद्यार्थियों, अब हम कहानी का वाचन करते हैं। कहानी इस प्रकार शुरू होती है। पूरे 7.5 साल के बाद लाहौर से अमृतसर आए थे। हॉकी का मैच देखने का तो बहाना ही था। उन्हें ज्यादा चाव उन घरों और बाजारों को फिर से देखने का था जो 7.5 साल पहले उनके लिए पराये हो गए थे। हर सड़क पर मुसलमानों की कोई ना कोई टोली घूमती नजर आ जाती थी। उनकी आंखें इस आग्रह के साथ वहां की हर चीज को देख रही थी जैसे वह शहर साधारण शहर न होकर एक खास आकर्षण का केंद्र हो। तंग बाजारों में से गुजरते हुए वे एक दूसरे को पुरानी चीजों की याद दिला रहे थे। देख, फतेहदीना मिश्री बाजार में अब मिश्री की दुकानें पहले से कितनी कम रह गई हैं। उस नुक्कड़ पर सूखी बटियारन की भट्टी थी, यहाँ अब वह पान वाला बैठा है। यह नमक मंडी देख लो खान साहब, यहाँ की एक एक ललाइन वह नमकीन होती थी कि बस। बहुत दिनों के बाद बाजारों में तुर्रेदार पगड़ियां और लाल तुर्की टोपियां दिखाई दे रही थी। लाहौर से आए हुए मुसलमानों में काफी संख्या ऐसे लोगों की थी जिन्हें विभाजन के समय मजबूर होकर अमृतसर शहर छोड़कर जाना पड़ा था। 7.5 साल में आए अनिवार्य परिवर्तन को देखकर कहीं उनकी आंखों में हैरानी भर जाती और कहीं अफसोस। फिर आता अल्लाह, कटड़ा जयमल सिंह इतना चौड़ा कैसे हो गया? क्या इस तरफ के सब मकान जल गए? या हकीम आसिफ अली की दुकान थी ना, अब यहाँ एक मोची ने कब्जा कर रखा है। और कहीं कहीं ऐसे भी वाक्य सुनाई दे जाते, भली यह मस्जिद ज्यों की त्यों खड़ी है, इन लोगों ने इसका गुरुद्वारा नहीं बना दिया। जिस रास्ते से भी पाकिस्तानियों की टोली गुजरती, शहर के लोग उत्सुकता पूर्वक उसकी ओर देखते रहते। कुछ लोग अब भी मुसलमानों को आता देख संकित से रास्ते से हट जाते, जबकि दूसरे आगे बढ़कर उनसे बगलगीर होने लगते थे। ज्यादातर वे आगंतुकों से ऐसे ऐसे सवाल पूछते थे कि आजकल लाहौर का क्या हाल है, अनारकली में अब पहले जितनी रौनक होती है या नहीं। सुना है शाहलमी गेट का बाजार पूरा नया बना है। कृष्ण नगर में तो कोई खास तब्दीली नहीं आई। वहाँ का रिश्वतपुरा क्या वाकई रिश्वत के पैसे से बना है? कहते हैं पाकिस्तान में अब बुर्का बिल्कुल उड़ गया है। यह ठीक है। इन सवालों में इतनी आत्मीयता झलकती थी कि लगता था कि लाहौर एक शहर नहीं, हजारों लोगों का सगा संबंधी है जिसके हालात जानने के लिए वे उत्सुक हैं। लाहौर से आए हुए लोग उस दिन शहर भर के मेहमान थे, जिनसे मिलकर और बातें करके लोगों को खामखा खुशी का अनुभव होता था। बाजार बांसा अमृतसर का एक उपेक्षित सा बाजार है जो विभाजन के समय पहले गरीब मुसलमानों की बस्ती थी। वहाँ ज्यादातर बांस और सहतीरों की ही दुकानें थी जो सबकी सब एक ही आग में जल गई थी। बाजार बांसा की आग अमृतसर की सबसे भयानक आग थी, जिससे कुछ देर के लिए तो सारे शहर के जल जाने का अंदेशा पैदा हो गया था। बाजार बांसा के आसपास के कई मोहल्लों को तो उस आग ने अपनी लपेट में भी ले लिया था।
खैर, किसी तरह वह आग काबू में आई तो गई, पर उसमें मुसलमानों के एक एक घर के साथ हिंदुओं के भी 4-4, 6-6 घर जलकर राख हो गए। अब 7.5 साल में उनमें से कई इमारतें तो फिर से खड़ी हो गई थी, मगर जगह जगह मलबे के ढेर अब भी मौजूद थे। नई इमारतों के बीच बीच में मलबे के ढेर अजीब ही वातावरण प्रस्तुत करते थे। बाजार बासा में उस दिन भी चहल पहल नहीं थी, क्योंकि उस बाजार के ज्यादातर बाशिंदे तो अपने मकानों के साथ ही शहीद हो गए थे, और जो बचकर चले गए थे उनमें शायद लौट कर आने की हिम्मत बाकी नहीं रही थी। सिर्फ एक दुबला पतला बूढ़ा मुसलमान ही उस वीरान बाजार में आया, और वहां की नई और जली हुई इमारतों को देखकर जैसे भूल भुलैया में पड़ गया। बाएं हाथ को जाने वाली गली के पास पहुंचकर उसके कदम अंदर मुड़ने को हुए, मगर फिर वह हिचकिचाकर वहां बाहर ही खड़ा रह गया, जैसे उसे निश्चय नहीं हुआ कि वह वही गली है या नहीं जिसमें वह जाना चाहता है। गली में एक तरफ कुछ बच्चे कीड़ी काड़ा खेल रहे थे, और कुछ अंतर पर 2 स्त्रियां ऊंची आवाज में चीखती हुई एक दूसरी को गालियां दे रही थी। सब कुछ बदल गया था, मगर बोलियां नहीं बदली। बूढ़े मुसलमान ने धीमे स्वर में अपने से कहा और छड़ी का सहारा लिया खड़ा रहा। उसके घुटने पाजामे से बाहर को निकल रहे थे, और घुटनों के थोड़े ऊपर ही उसकी शेरवानी में 3-4 पैबंद लगे थे। गली में एक बच्चा रोता हुआ बाहर को आ रहा था। उसने उसे पुचकार कर पुकारा, इधर आ बेटे, आ इधर, देख तुझे चिज्जी देंगे, आ। और वह अपनी जेब में हाथ डालकर उसे देने के लिए कोई चीज ढूंढने लगा। बच्चा क्षण भर के लिए चुप कर गया, लेकिन फिर उसने होंठ भी सूर लिए और रोने लगा। एक 16-17 वर्ष की लड़की गली के अंदर से दौड़ती हुई आई और बच्चे की बाह पकड़कर उसे घसीटती हुई गली में ले चली। बच्चा रोने के साथ साथ अपनी बाह छुड़ाने के लिए मचलने लगा। लड़की ने उसे बाहों में उठाकर अपने साथ चिपका लिया और उसका मुंह चूमती हुई बोली, चुप कर मेरा वीरा, रोएगा तो तुझे वह मुसलमान पकड़ कर ले जाएगा। मैं वारी जाऊं, चुप कर। बूढ़े मुसलमान ने बच्चे को देने के लिए जैसे पैसे निकाला था, वह वापस जेब में रख लिया। सिर से टोपी उतारकर उसने वहां थोड़ा खुजलाया और टोपी बगल में दबा ली। उसका गला खुश्क हो रहा था और घुटने जरा जरा कांप रहे थे। उसने गली के बाहर की बंद दुकान के तख्ते का सहारा ले लिया और टोपी फिर से सिर पर लगा ली। गली के सामने जहां पहले ऊंची ऊंची सहतेरियां रखी रहती थी, वहां अब एक 3 मंजिला मकान खड़ा था। सामने बिजली के तार पर 2 मोटी मोटी चीलें बिल्कुल जड़ होकर बैठी थी। बिजली के खंभे के पास थोड़ी धूप थी। वह कई पल धूप में उड़ते हुए जर्रों को देखता रहा, फिर उसके मुंह से निकला, या मालिक। एक नवयुवक चाबियों का गुच्छा घुमाता हुआ गली की ओर आया और बूढ़े को वहां खड़े देखकर उसने उठकर पूछा, कहिए मियाँ जी, यहाँ किस तरह खड़े हैं? बूढ़े मुसलमान की छाती और बाहों में हल्की सी कपकपी हुई और उसने होठों पर जबान फेर कर नवयुवक को ध्यान से देखते हुए पूछा, बेटे, तेरा नाम मनोरी तो नहीं है? नवयुवक ने चाबियों का गुच्छा हिलाना बंद करके मुट्ठी में ले लिया और आश्चर्य के साथ पूछा, आपको मेरा नाम कैसे पता है? 7.5 साल पहले तू बेटे इतना सा था। यह कहकर बूढ़े ने मुस्कुराने की कोशिश की। आप आज पाकिस्तान से आए हैं? मनोरी ने पूछा। हाँ, मगर पहले हम इसी गली में रहते थे, बूढ़े ने कहा। मेरा लड़का चिराग दीन तुम लोगों का दर्जी था। तकसीम से 6 महीने पहले हम लोगों ने यहाँ अपना नया मकान बनाया था। ओह गन्नी मियाँ, नौरी ने पहचान कर कहा। हाँ बेटे, मैं तुम लोगों का गन्नी मियाँ हूँ। चिराग और उसके बीवी बच्चे तो नहीं मिल सकते, मगर मैंने कहा है कि एक बार मकान की सूरत ही देख लूं। और उसने टोपी उतार कर सिर पर हाथ फेरते हुए आंसुओं को बहने से रोक लिया। आप तो शायद काफी पहले ही यहाँ से चले गए थे, मनोरी ने स्वर में संवेदना लाकर कहा। हाँ बेटे, मेरी बदबख्ती थी कि पहले अकेला निकलकर चला गया। यहाँ रहता तो उनके साथ भी मैं। और कहते कहते उसे एहसास हुआ कि उसे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। उसने बात मुंह में रोक ली।
मगर आंख में आए हुए आंसुओं को बह जाने दिया। छोड़िए गनी साहब, अब बीती बातों को सोचने का क्या है। नोरी ने गनी की बाह पकड़कर कहा, आइए आपको आपका घर दिखा दूं। गली में खबर इस रूप में फैली थी कि गली के बाहर एक मुसलमान खड़ा है जो रामदासी के लड़के को उठाने जा रहा था। उसकी बहन उसे पकड़कर घसीट लाई, नहीं तो वह मुसलमान उसे ले गया होता। यह खबर पाते ही जो स्त्रियां गली में पीढ़े बिछाकर बैठी थी, वे अपने अपने पीढ़े उठाकर घरों के अंदर चली गई। गली में खेलते हुए बच्चों को भी उन स्त्रियों ने पुकार पुकार कर घर में बुला लिया। नूरी जब गन्नी को लेकर गली में आया तो गली में एक फेरी वाला रह गया था। या कुएं के साथ उगे हुए पीपल के नीचे रखा पहलवान बिखर कर सोया दिखाई दे रहा था। घरों की खिड़कियों में से और किवाड़ों के पीछे से अलबत्ता कई चेहरे झांक रहे थे। गन्नी को गली में आते देखकर उनमें से हल्की हल्की चिमिंगोइयां शुरू हो गई। दाढ़ी के सब बाल सफेद हो जाने के बावजूद लोगों ने चिरागदीन के बाप अब्दुल गनी को पहचान लिया था। वह आपका मकान था। नूरी ने दूर से एक मलबे की ओर इस संकेत किया। गनी पल भर के लिए ठिठक कर फटी फटी आंखों से उसकी ओर देखता रह गया। चिराग और उसके बीवी बच्चों की मौत को वह काफी अरसा पहले स्वीकार कर चुका था, मगर अपने नए मकान को इस रूप में देखकर उसे जो जुड़ी हुई उसके लिए वह तैयार नहीं था। उसकी जबान पहले से ज्यादा खुश्क हो गई और घुटने भी और ज्यादा कांपने लगे। वह मलबा? उसने अविश्वास के स्वर में पूछा। मनोरी ने उसके चेहरे का बदला हुआ रंग देखा। उसने उसकी बाह को और सहारा देकर ठहरे हुए स्वर में उत्तर दिया, आपका मकान उन्हीं दिनों जल गया था। गनी छड़ी का सहारा लेते हुए किसी तरह मलबे के पास पहुंच गया। मलबे में अब मिट्टी ही मिट्टी थी, जिसमें जहां तहां टूटी और जली हुई ईंटें फंसी थी। लोहे और लकड़ी का सामान उसमें से न जाने कब का निकाल लिया गया था। केवल जले हुए दरवाजे की चौखट न जाने कैसे बची रह गई, जो बलमे में बाहर को निकली हुई थी। पीछे की ओर दो जली हुई अलमारियां और बाकी थी, जिनकी कालिक पर अब सफेदी की हल्की हल्की तह उभर आई थी। मलबे को पास से देखकर गनी ने कहा, यह रह गया है, यह। और जैसे उसके घुटने जवाब दे गए और वह जली हुई चौखट को पकड़कर बैठ गया। क्षण भर बाद उसका सिर भी चौखट से जा लगा और उसके मुंह से बिलखने की सी आवाज निकली, हाय होए चिरागदीन। जले हुए किवाड़ की चौखट 7.5 साल मलबे में से सिर निकाले खड़ी तो रही थी, मगर उसकी लकड़ी बुरी तरह भुरभुरी गई थी। गनी ने सिर छूने से उसके कई रेशे झड़कर बिखर गए। कुछ रेशे गन्नी की टोपी और बालों पर आ गिरे। लकड़ी के रेशों के साथ एक केचुआ भी नीचे गिरा, जो गन्नी के पैरों से 6-8 इंच दूर नाले में के साथ बनी ईंटों की पटरी पर सरसराने लगा। वह अपने लिए सुराग ढूंढता हुआ जरा सा सिर उठाता, मगर दो एक बार सिर पटक कर और निराश होकर दूसरी ओर को मुड़ जाता। खिड़कियों में से झांकने वाले चारों की संख्या पहले से कहीं बढ़ गई थी। उनमें चिमिंगोइयां चली रही थी कि आज कुछ न कुछ जरूर होगा। चिरागदीन का बाप गनी आ गया है, इसलिए 7.5 साल पहले की सारी घटना आज खुल जाएगी। लोगों को लग रहा था जैसे वह मलबा ही गनी की सारी कहानी सुना देगा कि शाम के वक्त चिराग ऊपर के कमरे में खाना खा रहा था। जब रखे पहलवान ने उसे नीचे बुलाया कि वह 1 मिनट आकर एक जरूरी बात सुन जाए। पहलवान उन दिनों गली का बादशाह था। हिंदुओं पर ही उसकी काफी दबदबा था। चिराग तो खैर मुसलमान था। चिराग हाथ पर कोर बीच में ही छोड़कर नीचे उतर आया। उसकी बीवी जुबैदा और दोनों लड़कियां किश्वर और सुल्ताना खिड़कियों में से नीचे झांकने लगी। चिराग ने जोड़ी से बाहर कदम रखा ही था कि पहलवान ने उसकी कमीज के कॉलर से पकड़कर खींच लिया और उसे गली में गिराकर उसकी छाती पर चढ़ बैठा। चिराग उसका छुरे वाला हाथ पकड़कर चिल्लाया, न रखे पहलवान, मुझे मत मार, हाय मुझे बचाओ, जुबैदा मुझे बचा। और ऊपर से जुबैदा चीखती हुई नीचे जोड़ी की तरफ भागी। रखे के एक
सरगिर्द ने चिराग की जद्दोजहद करती हुई बाहें पकड़ ली और रखा उसकी जांघों को घुटनों से दबाए हुए बोला, चीखता क्यों है बहन के, तुझे पाकिस्तान दे रहा हूँ, ले। और जुबैदा के नीचे पहुंचने से पहले ही उसने चिराग को पाकिस्तान दे दिया। आसपास के घरों की खिड़कियां बंद हो गई। जो लोग इस दृश्य के साक्षी थे उन्होंने दरवाजे बंद करके अपने को इस घटना के उत्तरदायित्व से मुक्त कर लिया था। बंद किवाड़ों में भी उन्हें देर तक जुबैदा, किश्वर और सुल्ताना के चीखने की आवाजें सुनाई देती रही। रखे पहलवान और उसके साथियों ने उन्हें भी उसी रात पाकिस्तान देकर विदा कर दिया, मगर दूर से तवील रास्ते से उनकी लाशें चिराग के घर में न मिलकर बाद में नहर के पानी में पाई गई। 2 दिन तक चिराग के घर की खाना तलाशी होती रही। जब उसका सारा सामान लूटा जा चुका था, न जाने किसने उस घर को आग लगा दी। रखे पहलवान ने कसम खाई थी कि वह आग लगाने वाले को जिंदा जमीन में गाड़ देगा, क्योंकि उसने उस मकान पर नजर रख कर रखी थी। चिराग को मारने का निश्चय किया था। उसने उस मकान को शुद्ध करने के लिए हवन सामग्री भी खरीद रखी थी, मगर आग लगाने वाले का पता ही नहीं चल सका। उसे जिंदा गाड़ने की नौबत तो बाद में आती। अब 7.5 साल के रखा पहलवान उस मलबे को अपनी जागीर समझता आ रहा था, जहाँ न वह किसी को गाय भैंस बांधने देता था और न खोचा लगाने देता था। उस मलबे से बिना उसकी अनुमति के कोई ईंट भी नहीं उठा सकता था। लोग आशा कर रहे थे कि सारी कहानी जरूर किसी न किसी तरह गन्नी के कानों तक पहुंच जाएगी। जैसे मलबे को देखकर उसे अपने आप ही सारी घटना का पता चल जाएगा। और गन्नी मलबे की मिट्टी नाखूनों से खोद खोद कर अपने ऊपर डाल रहा था और दरवाजे की चौखट को बांह में लिए वे रो रहा था। बोला, चिराग दीना बोल, तू कहाँ चला गया? ओए ओ किश्वर, ओ सुल्ताना, हाय मेरे बच्चे हो। गनी को कहा, छोड़ दिया हो। और बुरबुरे किवाड़ से कड़ी के रेशे झड़ते जा रहे थे। पीपल के नीचे सोए हुए रखे पहलवान को किसी ने जगा दिया, या वह वैसे ही जाग गया। यह जानकर कि पाकिस्तान से अब्दुल गनी आया है और अपने मकान के मलबे पर बैठा है, उसके गले में थोड़ा झाग उठाया, जिससे उसे खांसी हो आई और उसने कुएं के फर्श पर थूक दिया। मलबे की ओर देखकर उसकी छाती में धोखनी का सा स्वर निकला और उसका निचला होठ थोड़ा बाहर को फैल गया। गन्नी अपने मलबे पर बैठा है? उसके शागिर्द लच्छे पहलवान ने उसके पास आकर बैठते हुए कहा, मलबा उसका कैसे है? मलबा हमारा है, पहलवान ने झाग के कारण घरघराई हुई आवाज में कहा। मगर वह वहां पर बैठा है, लच्छे ने आंखों में ऐसे में संकेत लाकर कहा। बैठा है, बैठा रहे, तू चिलम ला। उसकी टांगें थोड़ी फैल गई और उसने अपनी नंगी जांघों पर हाथ फेरा। मनोरी ने अगर उसके कुछ बताया तो? लच्छे ने चिलम भरने के लिए उठते हुए उसी रहस्यमय दृष्टि से देखकर कहा। मनोरी की सामत आई है। लच्छे चला गया। कुएं पर पीपल की कई पुरानी पत्तियां बिखरी थी। रखा उन पत्तियों को उठा उठाकर हाथों में मसलता रहा। जब लच्छे ने चिलम के नीचे कपड़ा लगाकर उसके हाथ में दिया तो उसने कस खींचते हुए पूछा, और भी तो किसी से गन्नी की बात नहीं हुई? नहीं, ले। और उसने खांसते हुए चिलम लच्छे के हाथों में दे दी। लच्छे ने देखा कि मनोरी मलबे की तरफ से गन्नी की बाह पकड़े हुए आ रहा है। वह कुड़ होकर चिलम के लंबे लंबे कश खींचने लगा। उसकी आंखें आधा क्षण रखे के चेहरे पर टिकती और आधा क्षण गन्नी की ओर लगी रहती। मनोरी गन्नी की बाह पकड़े हुए उससे एक कदम आगे चल रहा था, जैसे उसकी कोशिश हो कि गन्नी कुएं के पास से बिना रखे पहलवान को देखे ही निकल जाए। मगर रखा जिस तरह बिखर कर बैठा था, उससे गन्नी ने उससे दूर से ही देख लिया। कुएं के पास पहुंचते न पहुंचते उसकी दोनों बाहें फैल गई और उसने कहा, रखे पहलवान। रखे ने गर्दन उठाकर और आंखें जरा छोटी करके उसे देखा। उसके गले में स्पष्ट सी घरघराहट हुई और वह बोला, कुछ नहीं। रखे पहलवान, मुझे पहचाना नहीं? गन्नी ने बाहें नीचे करके कहा, मैं गन्नी हूँ, अब्दुल गनी, चिरागदीन का बाप। पहलवान ने सदनेहन पूर्ण दृष्टि से उसका ऊपर से नीचे तक जायजा लिया।
अब्दुल गनी की आंखों में से उसे देखकर चमक आ गई थी। सफेद दाढ़ी के नीचे उसके चेहरे की झुर्रियां जरा फैल गई थी। रखे का निचला होठ फड़का, फिर उसकी छाती से भारी सा स्वर निकला, सुना गनिया। गन्नी की बाहें फिर फैलने को हुई, परंतु पहलवान पर कोई प्रतिक्रिया न देखकर उसी तरह रह गई। वह पीपल के तने का सहारा लेकर कुएं की सील पर बैठ गया। ऊपर खिड़कियों में चमंगोइयां तेज हो गई कि अब दोनों आमने सामने आ गए हैं तो बात जरूर खुलेगी। फिर हो सकता है दोनों में गाली गलौज भी हो। अब रखा गनी को कुछ नहीं कह सकता। अब वो दिन नहीं रहे, बड़ा मलबे का मालिक बनता था। असल में मलबा न इसका है न गनी का है, मलबा तो सरकार की मलकियत है। किसी को गाय का खूंटा नहीं लगने देता। नौरी भी डरपोक है। उसने गनी को बताया क्यों नहीं कि रखे ने ही चिराग और उसके बीवी बच्चों को मारा है। रखा आदमी नहीं है, सांड है। दिन भर सांड की तरह गली में घूमता है। गन्नी बेचारा कितना दुबला हो गया है, दाढ़ी के सारे बाल सफेद हो गए हैं। गन्नी ने कुएं की सिल पर बैठकर कहा, देख रखे पहलवान, क्या से क्या रह गया। बड़ा पूरा घर छोड़कर गया था और आज यहाँ मिट्टी देखने आया हूँ। बसे हुए घर की यही निशानी रह गई है। तो सच पूछ रखे तो मेरा यही मिट्टी भी छोड़कर जाने को जी नहीं करता। और उसकी आंखें छलछला आई। पहलवान ने फैली हुई टांगे समेट ली और अंगोछा कुएं की मुंडेर से उठाकर कंधे पर डाल लिया। लच्छे ने चिलम उसकी तरफ बढ़ा दी और वह कस खींचने लगा। तू बता रखे, यह सब हुआ किस तरह। गन्नी आंसू रोकता हुआ आग्रह के साथ बोला, तुम लोग उसके पास थे। सब में भाई भाई की सी मोहब्बत थी। अगर वह चाहता तो वह तुमसे किसी के घर में नहीं छिप सकता था। उसे इतनी भी समझ नहीं आई। ऐसा ही है। रखे को स्वयं लगा कि उसकी आवाज में कुछ अस्वाभाविक सी गूंज है। उसके होंठ गाढ़ी लार से चिपक से गए थे। उसकी मूंछों के नीचे से पसीना उसके होंठों पर आ रहा था। उसके माथे पर किसी चीज का दबाव पड़ा रहा था और उसकी रीढ़ की हड्डी सहारा चाह रही थी। पाकिस्तान के क्या हाल हैं? उसने वैसे ही स्वर में पूछा। उसके गले की नसों में तनाव आ गया था। उसने अंगोछे से बगलों का पसीना पोंछा और गले का झाग मुंह में खींचकर गली में थूक दिया। मैं क्या हाल बताऊं रखे। गनी दोनों हाथों से छड़ी पर जोर देकर झुकता हुआ बोला, मेरा हाल पूछो तो वह खुदा ही जानता है। मेरा चिराग साथ होता तो और बात थी रखे। मैंने उसे समझाया था कि मेरे साथ चला चल, मगर वह अड़ा रहा कि नया मकान छोड़कर कैसे जाऊं। यहाँ अपनी गली है, कोई खतरा नहीं है। बोले कबूतर ने यह नहीं सोचा कि गली में खतरा न सही, बाहर से तो खतरा आ सकता है। मकान की रखवाली के लिए चारों जानों ने जान दे दी रखे। उसे तेरा बहुत भरोसा था, कहता था कि रखे के रहते कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मगर जब आनी आई तो रखे के रोकने न रुक सके। रखे ने सीधा होने की चेष्टा की क्योंकि उसकी रीढ़ की हड्डी दर्द कर रही थी। उसे अपनी कमर और जांघों के जोड़ों पर सख्त दबाव महसूस हो रहा था। पेट की अंतड़ियों के पास जैसे कोई चीज उसकी सांस को जकड़ रही थी। उसका सारा जिस्म पसीने से भीगा गया था। उसके पैरों के तलवों में चुनचुनाहट हो रही थी। बीच बीच में फुलझड़ियां सी ऊपर से उतरती और उसकी आंखों के सामने से तैरती हुई निकल जाती। उसे अपनी जबान और होठों के बीच का अंतर कुछ ज्यादा महसूस हो रहा था। उसने अंगोछे से होठों के कोनों को साफ किया और उसके मुंह से निकला, हे प्रभु सच्चा, तू ही है, तू ही है, तू ही है। गनी ने लक्षित किया कि पहलवान के होठ सूख रहे हैं और उसकी आंखों के इर्द गिर्द दायरे गहरे हो आए हैं। तो वह उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, जी हल्का न कर रखिया, जो होनी थी सो हो गई। उसे कोई लौटा थोड़ी ही सकता है। खुदा नेक की नेकी रखे और बद की बदी माफ करे। मेरे लिए चिराग नहीं तो तुम लोग तो हो। मुझे आकर इतनी ही तसल्ली हुई कि उस जमाने की कोई तो यादगार है। मैंने तुमको देख लिया तो चिराग को देख लिया। अल्लाह तुम लोगों को सेहतमंद रखे, जीते रहो और खुशियां देखो।
और गन्नी छड़ी पर दबाव देकर उठ खड़ा हुआ। चलते हुए उसने फिर कहा, अच्छा रखे पहलवान, याद रखना। रखे ने गली से स्वीकृति की मध्यम सी आवाज निकली। अंगूठा बीच में लिए हुए उसके दोनों हाथ जुड़ गए। गली के वातावरण को हसरत भरी नजर से देखता हुआ धीरे धीरे गली से बाहर चला गया। ऊपर खिड़कियों में थोड़ी देर चिमंगियां चलती रही कि मनोरी ने गली से बाहर निकलकर जरूर गन्नी को सब कुछ बता दिया होगा। गन्नी के सामने रखे का तालु किस तरह खुश्क हो गया था। रखा अब किसी मुंह से लोगों को मलबे पर गाय बांधने से रोकेगा। बेचारी जुबेदा, बेचारी कितनी अच्छी थी, कभी किसी से मद्दा नहीं बोली। रखे मरदूद का घर न घाट, इसके किस माँ बहन का लिहाज था। और थोड़ी ही देर में स्त्रियों घरों से गली में उतर आई। बच्चे गली में गुल्ली डंडा खेलने लगे और 12-13 बरस की लड़कियां किसी बात पर एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हो गई। रखा गहरी शाम तक कुएं पर बैठा खकारता और चिलम फूकता रहा। कई लोगों ने वहां से गुजरते हुए उससे पूछा, रखे शाह, सुना है आज गन्नी पाकिस्तान से आया था। रखे ने हर बार एक ही उत्तर दिया, फिर कुछ नहीं, चला गया। रात होने पर पहलवान रोज की तरह गली के बाहर बाईं ओर की दुकान के तख्ते पर आ बैठा। रोज अक्सर वह रास्ते से गुजरने वाले परिचित लोगों को आवाज दे देकर बुला लेता था और उन्हें सट्टे के गुरु और सेहत के नुस्खे बताया करता था। मगर उस दिन वह लच्छे को अपनी वैष्णो देवी की यात्रा का विवरण सुनाता रहा जो उसने 15 साल पहले की थी। लच्छे को विदा करके वह गली में आया तो मलबे के पास लोको पंडित की भैंस को खड़ी देखकर वह रोज की आदत के मुताबिक उसे धक्का दे देकर हटाने लगा। तह 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 और भैंस को हटाकर वह सुस्ताने के लिए मलबे की चौखट पर बैठ गया। गली उस समय बिल्कुल सुनसान थी। कमेटी की कोई बत्ती न होने के कारण वहां शाम से ही अंधेरा हो जाता था। मलबे के नीचे नाली का पानी हल्की आवाज करता हुआ बह रहा था। रात की खामोशी के साथ मिली हुई कई तरह की हल्की हल्की आवाजें मलबे की मिट्टी में फिर से निकल रही थी। एक भटका हुआ कौवा न जाने कहां से उड़कर कड़ी की चौखट पर आ बैठा। उससे लकड़ी के रेशे इधर उधर छितरा गए। कौवे के वहां बैठते मलबे के एक कोने में लेटा हुआ कुत्ता गुर्रा कर उठा और जोर जोर से भौंकने लगा। वाओ वाओ आओ वाओ। कौवा कुछ देर सहमा सा चौखट पर बैठा रहा, फिर वह पंख फड़फड़ाता हुआ उड़कर कुएं के पीपल पर चला गया। कौवे के उड़ जाने पर कुत्ता और नीचे उतर आया और पहलवान की ओर मुंह करके भौंकने लगा। पहलवान उसे हटाने के लिए भारी आवाज में बोला, दुर 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 दुरे। मगर कुत्ता और पास आकर भौंकने लगा, वाओ वाओ आओ वाओ वाओ वाओ, हट हट हट, दुर दुर दुरे, वाओ आओ आओ वाओ आओ। पहलवान ने एक ढेला उठाकर कुत्ते की ओर फेंका। कुत्ता थोड़ा पीछे हट गया पर उसका भौंकना बंद नहीं हुआ। पहलवान मुंह में कुत्ते की मां को गाली देकर वहां से उठ खड़ा हुआ और धीरे धीरे जाकर कुएं की सिल पर लेट गया। पहलवान के वहां से हटने पर कुत्ता गली में उतर आया और कुएं की ओर मुंह करके भौंकने लगा। काफी देर भौंक कर जब गली में उसे कोई प्राणी चलता फिरता दिखाई नहीं दिया तो वह एक बार कान झटक कर मलबे पर लौट आया और वहां कोने में बैठकर गुर्राने लगा। जय हिंद बच्चों। कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।